हेलो गाइस, मैं पीपी सिंह टाइटैनिक ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज से आपके लिए जो बात करने वाले हैं वो आरबीआई पे बात करने वाले हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। आरबीआई कैसे इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सोशल के लिए। तो हम बात करते हैं आरबीआई। देखिए, आरबीआई एकमात्र ऐसा बैंक जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता, पब्लिक के लिए वर्क करता है, समाज के लिए वर्क करता है। तो हम आरबीआई के बारे में जानेंगे। कुछ खास बात है, आरबीआई जो आपका बेसिकली काम करता है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर, सर्विस के लिए काम, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराता है। बाकी की जो बैंक हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, मगर आरबीआई एक गवर्नमेंट की यूनिट है जो सिर्फ पब्लिक के लिए वर्क करती है। तो हम आरबीआई की बात करते हैं। जैसे कि आप बेसिक तौर पर जितनी भी बैंकें देखते हैं, आप कुछ पब्लिक सेक्टर की, कुछ प्राइवेट सेक्टर की, बहुत सारी बैंक हैं, सैकड़ों की संख्या में बैंकें हैं। प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी ऐसी बैंकों को ऐड करते हैं तो ऑल इंडिया ओवर हजारों बैंक्स हो जाते हैं। पर इन सबको रजिस्ट्रेशन, इन सबको अथॉरिटी कौन प्रोवाइड करता है? इन सबको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है आपका आरबीआई। आरबीआई के बिहाफ पर ये सारे बैंक वर्क करते हैं। आरबीआई ने अथॉरिटी देता है कि आप वर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आरबीआई एक ऐसी यूनिट है जो पूरे इकोनॉमी सिस्टम, पूरे मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने वाली एक मात्र संस्था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई स्थापना होती है आपकी 1935 को, और 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, और 1949 में उसका नेशनलाइजेशन होता है। इसी के साथ साथ 1969 में आपकी 14 बैंकों का और नेशनलाइजेशन होता है। वो बात का टॉपिक है, बात करने वाले हम आरबीआई पे। तो हम आरबीआई पे बात करेंगे। आरबीआई एकमात्र ऐसी जिसका 1935 में इन्वेंशन होता है और 1949 में उसका नेशनलाइजेशन होता है। आरबीआई एक ऐसा बैंक है जिसको की सारी पॉलिसी, सारे रूल्स, सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई बैंक नहीं फॉलो करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास में। बैंक को, पब्लिक को किस इंटरेस्ट पे पैसा देना है, इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, ये सारा किस तरीके से आप रिकवरी कर सकते हो, ये सारा जो फॉर्मेट है, ये जो सारा रूल्स, ये सारे रूल्स और फॉर्मेट आरबीआई डिसाइड करता। उसी फॉर्मेट पे जो हमारी पब्लिक सेक्टर की बैंक या प्राइवेट सेक्टर की बैंक, सारी बैंक उसी प्रोस्पेक्टर पर वर्क करती है। बहुत सारी बातें हम लोग सोच रहे होंगे कि आरबीआई जब तो सारी बैंक तो पब्लिक को लोन दे रही हैं, पैसा ले रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो आरबीआई का जो मेंटेनेंस है वो किस पे डिपेंड करता है और कैसे काम करता है? तो आरबीआई का जो मेंटेनेंस है, आरबीआई की जो खर्चे हैं, आरबीआई को मेंटेन करना, उसे आगे बढ़ाना, ये सब काम गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेती भी है और अपना पैसा आरबीआई के पास शिफ्ट भी करती है। जितने भी बैंक्स, आपके जितने भी बैंक हैं, वो सारे बैंकों को अपनी कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रूप में रखना पड़ता है, तब जा करके आप काम कर सकते हो। तो सारी बैंकें अपना एक बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास स्टोर करके रखती हैं। और हाँ, बैंक को अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंसानों को, ह्यूमंस को, जैसे पब्लिक को ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक से पैसे लेती है पब्लिक। और आपने सोचा है कि जब बैंक को रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक क्या करते? बैंक, जैसे हम बैंक से पैसा लेते हैं इंटरेस्ट रेट पे, वैसे बैंक भी आरबीआई से पैसे लेती है इंटरेस्ट रेट पे। वो भी पैसे लेना और देना करती रहती है। पैसे आपका जब उनका रिकवरी हो जाता है तो जमा कर देती हैं, जरूरत पड़ने पे लोन ले भी लेती हैं। तो ये बैंकों का है। आरबीआई जो वर्क करती है उसके रूल, अब सोचते हो कि आरबीआई में हमारा, अब जितने भी पब्लिक है, जो भी पब्लिक है, उसका किसी भी पब्लिक का, जैसे हमारा अकाउंट हर किसी न किसी बैंक में होता है कि सारे जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबका किसी न किसी बैंक के साथ एक अकाउंट जरूर, वैसे ही जितनी बैंक है उनका अकाउंट आरबीआई में होता है। आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक से बात नहीं करती, डायरेक्ट
पब्लिक का अकाउंट ओपन अपने यहाँ नहीं करती, वो बैंकों का अकाउंट अपने यहाँ ओपन करती है। जैसे हम लोग बैंक से अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा जमा करना निकालना, वैसे बैंक आरबीआई में पैसा जमा करना और निकालना सेम पूरी सेम तरीके से सारी ये जो प्रक्रिया है ये होती रहती है। आरबीआई को हाँ कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, वो आरबीआई उसको भी फॉलो करती है। कब पैसे की वैल्यू, कब पैसे को प्रिंट करना है, कब पैसे को नहीं करना, ये भी बैलेंस करना, मॉनेटरी पॉलिसी कितना प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही हम मनी को पैसे भी उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्रिएट करते हैं। प्रोडक्शन कम है, पैसे ज्यादा क्रिएट करेंगे तो फिर क्या आएगी, तो दिक्कत आएगी। इन्फ्लेशन वर्ड आपने सुना हो, यही होता है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो कहने का मतलब है हमें इन्फ्लेशन की कंडीशन ना आने पाए, इन्फ्लेशन की कंडीशन ना आने पाए, इसलिए बैंक प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही पैसे को प्रिंट करते हैं। जितनी उसकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ही पैसे को प्रिंट करेंगे, ताकि इन्फ्लेशन ना है। इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक चीज है, इसके बारे में अगर हम अलग से टॉपिक बनाएंगे, अलग से वीडियोस पर बात करेंगे। इन्फ्लेशन में एक कंट्री पूरी तरह से डैमेज होने पे आ सकती है। अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाता है तो वो कंट्री फाइनली डैमेज ही हो जाती है। बहुत खतरनाक चीज है इन्फ्लेशन। प्रोडक्शन कम होना, रुपीस या पैसे का क्रिएशन ज्यादा हो जाना, प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाना, पैसे मनी की भी वैल्यू कम हो जाएगी। एक प्रोडक्ट छोटा सा 5 रुपए का प्रोडक्ट 50 रुपए में मिलने जाएगा, यही इन्फ्लेशन। सिंपल सी भाषा में समझें, 100 रुपए की चीज 5000 रुपए में मिलने लगना, इसका मतलब उस कंट्री में इन्फ्लेशन आ चुका, पैसे की वैल्यू खत्म हो जाए, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाना, यही है, दिस इज द इन्फ्लेशन। जो चीज हम 10 रुपए में ला रहे थे उसके लिए हम 1000 पे करने लगे, तो समझ लीजिए कि ये कंट्री डैमेज होने की किनार पे है। और यही है इन्फ्लेशन, इसी को हमें समझना। इसी के साथ साथ एक प्रमुख बैंक और होती है जिसका 12 जुलाई 1982 में इन्वेंशन होता है, उसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड काम करती है रूरल एरियाज के बैंक के लिए, ग्रामीण बैंक के लिए काम करती है। फंड प्रोवाइड कराती है ग्रामीण बैंकों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फार्मर तक पहुंचा सकें, और फार्मर को जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो अपनी क्रॉप को और बेहतर बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये पूरी सीरीज है, नाबार्ड है या आपका आरबीआई, ये दोनों बैंकें हैं जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती, सिर्फ पब्लिक प्रॉफिटेबल के लिए वर्क करती है, पब्लिक के लिए काम करती हैं। तो ये आपकी दो ऐसी बैंक है। बाकी सारी बैंकें आप जानते हैं कि अपना प्रॉफिट के लिए भी वर्क करती हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनमें से 2-4 का नाम हम लेंगे। आपकी आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इस तरह की जो बैंकें हैं इनका अपना अलग है, इनका कोई भी इनके रूल या बाउंडेशन नहीं है। इनके अकाउंट ओपन करने आप जाएंगे तो कम से कम इसको आपको 15,000 to 30,000 तक की पेमेंट आपको करनी पड़ सकती है। और वहीं जब हम ये पब्लिक सेक्टर के बैंक में जाते हैं, चाहे एसबीआई हो, चाहे आपकी एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सिंडिकेट बैंक हो, या आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, इन सब में आपका अकाउंट विद इन 1000 रुपीज़ में ओपन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। बाकी बैंक्स में अपने अलग रूल्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट में, दोनों में। प्राइवेट में उनकी जो ऑनर होते हैं उन पे सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जबकि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वो आरबीआई के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। अच्छा, एक इसमें से सबसे बड़ी बैंक का नाम आ जाता है आपका, एक मिनट, ये एसबीआई का। एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई एक्चुअली में कब बना? 1955। ये कई बैंकों को मर्ज करके बनाया गया। इससे पहले था आपका इंपीरियल बैंक जो 1921 में बनता है, वही जाके 1921 में बना हुआ इंपीरियल बैंक 1955 में जाकर एसबीआई का रूप धारण करता है। 1921 में जो इंपीरियल बैंक बना था वो वर्क करते करते कई बैंकों का ग्रुप था इंपीरियल, वो फाइनली आकर 1955 में उसका नाम रख दिया जाता है एसबीआई। तो ये एक कहानी थी बैंकों से रिलेटेड, जो बेसिक टॉपिक जानकारी थी वो हमने आपको दी। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चन आते हैं कैट के एग्जाम में तो आप इस वीडियो को जरूर सुनिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ
और लोगों का भी भला हो सके, तो आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करिए और ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर आंसर तक पहुंच पाएंगे। एक छोटे से वीडियो को देखने में आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा, पर आप हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आप अटेम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, मैं पीपी सिंह टाइटैन ग्लोबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज से आपके लिए जो बात करने वाले हैं वो आरबीआई पे बात करने वाले हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। आरबीआई कैसे इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सोशल के लिए। तो हम बात करते हैं आरबीआई। ठीक है, आरबीआई एकमात्र ऐसा बैंक जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता, पब्लिक के लिए वर्क करता है, समाज के लिए वर्क करता है। तो हम आरबीआई के बारे में जानेंगे कुछ खास बात है। आरबीआई जो आपका बेसिकली काम करता है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर, सर्विस के लिए काम, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कराता है। बाकी की जो बैंक हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करती है, मगर आरबीआई एक गवर्नमेंट की यूनिट है जो सिर्फ पब्लिक के लिए वर्क करती है। तो हम आरबीआई की बात करते हैं। जैसे कि आप बेसिक तौर पर जितनी भी बैंकें देखते हैं, आप कुछ पब्लिक सेक्टर की, कुछ प्राइवेट सेक्टर की, बहुत सारी बैंक हैं, सैकड़ों की संख्या में बैंकें हैं। प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी ऐसी बैंकों को ऐड करते हैं तो ऑल इंडिया ओवर हजारों बैंक्स हो जाते हैं। पर इन सबको रजिस्ट्रेशन, इन सबको अथॉरिटी कौन प्रोवाइड करता है? इन सबको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है आपका आरबीआई। आरबीआई के बिहाफ पर ये सारे बैंक वर्क करते हैं। आरबीआई ने अथॉरिटी देता है कि आप वर्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो आरबीआई एक ऐसी यूनिट है जो पूरे इकोनॉमी सिस्टम, पूरे मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने वाली एक मात्र संस्था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की स्थापना होती है आपकी 1935 को, और 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है और 1949 में उसका नेशनलाइजेशन। इसी के साथ साथ 1969 में आपकी 14 बैंकों का और नेशनलाइजेशन होता है। वो बात का टॉपिक है, बात करने वाले हम आरबीआई पे। तो हम आरबीआई पे बात करेंगे। आरबीआई एकमात्र ऐसी जिसका 1935 में इन्वेंशन होता है और 1949 में उसका नेशनलाइजेशन। आरबीआई एक ऐसा बैंक है जिसको की सारी पॉलिसी, सारे रूल्स, सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई बैंक नहीं फॉलो करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास है। बैंक को, पब्लिक को किस इंटरेस्ट पे पैसा देना है, इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, ये सारा किस तरीके से आप रिकवरी कर सकते हो, ये सारा जो फॉर्मेट है, ये जो सारा रूल्स, ये सारे रूल्स और फॉर्मेट आरबीआई डिसाइड करता है। उसी फॉर्मेट पे जो हमारी पब्लिक सेक्टर की बैंक या प्राइवेट सेक्टर की बैंक, सारी बैंक उसी प्रोस्पेक्टर पर वर्क करती है। बहुत सारी बातें आप लोग सोच रहे होंगे कि आरबीआई जब तो सारी बैंक तो पब्लिक को लोन दे रही हैं, पैसा ले रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो आरबीआई का जो मेंटेनेंस है वो किस पे डिपेंड करता है और कैसे काम करता है? तो आरबीआई का जो मेंटेनेंस है, आरबीआई की जो खर्चे हैं, आरबीआई को मेंटेन करना, उसे आगे बढ़ाना, ये सब काम गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेती भी है और अपना पैसा आरबीआई के पास शिफ्ट भी करती है। जितने भी बैंक्स, आपके जितने भी बैंक हैं, वो सारे बैंकों को अपनी कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास रिजर्व रूप में रखना पड़ता है, तब जाकर के आप काम कर सकते हो। तो सारी बैंकें अपना एक बड़ा हिस्सा आरबीआई के पास स्टोर करके रखती हैं। और हाँ, बैंक को अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंसानों को, ह्यूमंस को, जैसे पब्लिक को ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक से पैसे लेती है पब्लिक। और आपने सोचा है कि जब बैंक को रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक क्या करते? बैंक, जैसे हम बैंक से पैसा लेते हैं इंटरेस्ट रेट पे, वैसे बैंक भी आरबीआई से पैसे लेती है इंटरेस्ट रेट पे। वो भी पैसे लेना और देना करती रहती है। पैसे आपका जब उनका रिकवरी हो जाता है तो जमा कर देती हैं, जरूरत पड़ने पे लोन ले भी लेती हैं। तो ये बैंकों का है। आरबीआई जो वर्क करती है उसके रूल, अब सोचते हो कि
आरबीआई में हमारा अब जितने भी पब्लिक है, जो भी पब्लिक है, उसका किसी भी पब्लिक का, जैसे हमारा अकाउंट हर किसी न किसी बैंक में होता है कि सारे जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबका किसी न किसी बैंक के साथ एक अकाउंट जरूर, वैसे ही जितनी बैंक है उनका अकाउंट आरबीआई में होता है। आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक से बात नहीं करती, डायरेक्ट पब्लिक का अकाउंट ओपन अपने यहाँ नहीं करती, वो बैंकों का अकाउंट अपने यहाँ ओपन करती है। जैसे हम लोग बैंक से अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा जमा करना निकालना, वैसे बैंक आरबीआई में पैसा जमा करना और निकालना सेम पूरी सेम तरीके से सारी ये जो प्रक्रिया है होती रहती है। आरबीआई को हाँ कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, वो आरबीआई उसको भी फॉलो करती है। कब पैसे की वैल्यू, कब पैसे को प्रिंट करना है, कब पैसे को नहीं करना, ये भी बैलेंस करना, मॉनेटरी पॉलिसी कितना प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही हम मनी को, पैसे भी उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्रिएट करते हैं। प्रोडक्शन कम है, पैसे ज्यादा क्रिएट करेंगे तो फिर क्या आएगी, तो दिक्कत आएगी। इन्फ्लेशन वर्ड आपने सुना हो, यही होता है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो कहने का मतलब है हमें इन्फ्लेशन की कंडीशन ना आने पाए, इन्फ्लेशन की कंडीशन ना आने पाए, इसलिए बैंक प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही पैसे को प्रिंट करते हैं। जितनी उसकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग ही पैसे को प्रिंट करेगा, ताकि इन्फ्लेशन ना है। इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक चीज है, इसके बारे में अगर हम अलग से टॉपिक बनाएंगे, अलग से वीडियोस पर बात करेंगे। इन्फ्लेशन में एक कंट्री पूरी तरह से डैमेज होने पे आ सकती है। अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाता है तो वो कंट्री फाइनली डैमेज ही हो जाती है। बहुत खतरनाक चीज है इन्फ्लेशन। प्रोडक्शन कम होना, रुपीज या पैसे का क्रिएशन ज्यादा हो जाना, प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाना, पैसे मनी की भी वैल्यू कम हो जाएगी। एक प्रोडक्ट छोटा सा 5 रुपए का प्रोडक्ट 50 रुपए में मिलने लगा, यही इन्फ्लेशन। सिंपल सी भाषा में समझें, 100 रुपए की चीज 5000 रुपए में मिलने लगना, इसका मतलब उस कंट्री में इन्फ्लेशन आ चुका, पैसे की वैल्यू खत्म हो जाए, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाना, यही है, दिस इज द इन्फ्लेशन। जो चीज हम 10 रुपए में ला रहे थे उसके लिए हम 1000 पे करने लगे, तो समझ लीजिए कि ये कंट्री डैमेज होने की कगार पे है। और यही है इन्फ्लेशन, इसी को हमें समझना। इसी के साथ साथ एक प्रमुख बैंक और होती है जिसका 12 जुलाई 1982 में इन्वेंशन होता है, उसका नाम है नाबार्ड। नाबार्ड काम करती है रूरल एरियाज के बैंक के लिए, ग्रामीण बैंक के लिए काम करती है, फंड प्रोवाइड कराती है ग्रामीण बैंकों को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा फार्मर तक पहुंचा सकें, और फार्मर को जब ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो अपनी क्रॉप को और बेहतर बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये पूरी सीरीज है, नाबार्ड है या आपका आरबीआई, ये दोनों बैंकें हैं जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती, सिर्फ पब्लिक प्रॉफिटेबल के लिए वर्क करती है, पब्लिक के लिए काम करती है। तो ये आपकी दो ऐसी बैंकें, बाकी सारी बैंकें आप जानते हैं कि अपना प्रॉफिट के लिए भी वर्क करती है। और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनमें से 2-4 का नाम हम लेंगे। आपकी आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इस तरह की जो बैंकें हैं इनका अपना अलग है, इनका कोई भी इन पे रूल या फाउंडेशन नहीं है। इनके अकाउंट ओपन करने आप जाएंगे तो कम से कम इसको आपको 15,000 to 30,000 तक की पेमेंट आपको करनी पड़ सकती है। और वहीं जब हम ये पब्लिक सेक्टर के बैंक में जाते हैं, चाहे एसबीआई हो, चाहे आपकी एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सिंडिकेट बैंक हो, या आपकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, उन सब में आपका अकाउंट विद इन 1000 रुपीज में ओपन हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। बाकी बैंक्स में अपने अलग रूल्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट में, दोनों में। प्राइवेट में उनकी जो ऑनर होते हैं उन पे सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जबकि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वो आरबीआई के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। अच्छा, एक इसमें से सबसे बड़ी बैंक का नाम आ जाता है आपका, एक मिनट, एसबीआई का। एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई एक्चुअली में कब बना? 1955। ये कई बैंकों को मर्ज करके बनाया गया। इससे पहले था आपका इंपीरियल बैंक जो 1921 में बनता है, वही जाके 1921 में बना हुआ इंपीरियल बैंक 1955 में जाकर एसबीआई का रूप धारण करता है। 1921 में जो इंपीरियल बैंक बना था वो वर्क करते करते कई बैंकों का ग्रुप था इंपीरियल,
वो फाइनली आकर 1955 में उसका नाम रख दिया जाता है SBI। तो ये एक कहानी थी बैंकों से रिलेटेड, जो बेसिक टॉपिक जानकारी थी वो हमने आपको दी। तो कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चन आते हैं पैट के एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को जरूर सुनिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी भला हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करिए और ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं अगर इकोनॉमी से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप जरूर आंसर तक पहुंच पाएंगे। एक छोटे से वीडियो को देखने में आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा, पर आप हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आप अटेंड कर पाए। थैंक यू गाइस।